नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर बात करेंगे रीतिकाल के अंतिम 7 रीतिबद्ध कवियों के ऊपर। इसमें पद्माकर, ग्वाल कवि और प्रताप शाही जैसे रीतिबद्ध कवियों पर भी हम विचार करेंगे, जिनसे कि प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं और आपने अपने अलग-अलग पाठ्यक्रमों में भी इनको देखा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज का अध्ययन करते हुए हम टॉपिक नंबर 46 तक पहुंच चुके हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीवीटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और साथ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी अलग-अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी सफलता हासिल कर रहे हैं। अगर आप मार्गदर्शन का सही तरीके से पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सीमित संसाधनों में हम आप सभी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हमने जो भी कुछ अपने परीक्षार्थी जीवन में, अध्यापकीय जीवन में पाया है, वो सभी चीज़ें आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे कि आपको लगे कि हम सही व्यक्ति के संपर्क में हैं। हमारी कोशिश रहती है कि यदि साइकिल से यात्रा करना है, तो आपको खुद साइकिल चलाना आना चाहिए, न कि मैं साइकिल पर बैठाकर आपको उस मंजिल तक पहुँचाऊँ। जिस दिन आप साइकिल चलाना सीख जाएँगे, उस दिन आपको लगेगा कि आप जहाँ भी जाना चाहेंगे, वहाँ चले जाएँगे। तो हमारा उद्देश्य एकदम से निश्चित है और आप लोग उस चीज़ को भली-भाँति समझ भी गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रीतिकाल के अंतिम 7 रीतिबद्ध कवि कौन-कौन से हैं और इस वीडियो लेक्चर के बाद रीतिबद्ध कवियों की चर्चा भी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस कवि का इसमें उल्लेख किया है, उनका नाम है करण कवि। वैसे भी आपने इस नाम को देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि हमने तो किसी भी परीक्षा में इस कवि का नाम नहीं सुना है। लेकिन बार-बार मैं कहता हूँ कि दिन खराब हो, तो ऐसे कवियों से भी सवाल आ जाते हैं। तो करण कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये षटकुल कान्य कुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं। तो आपने देखा कि जो करण कवि हैं, इनका संबंध आप देख रहे हैं कि छत्रसाल, छत्रसाल का संबंध आप भूषण कवि से भी जोड़कर देख सकते हैं। छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में करण कवि रहा करते थे और इनका जो काव्य काल है या फिर कविता लिखने का समय है, संवत 1860 के आसपास में माना जाता है और इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर किया हुआ है, जिसमें पहली रचना है साहित्य रस और दूसरी रचना है रस कल्लोल। रस कल्लोल इत्यादि को आप पिछले परीक्षाओं में हुए प्रश्न पत्रों में कई बार देख सकते हैं, विकल्पों में ये रहता है। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों रीति ग्रंथ हैं। आगे लिखते हैं, साहित्य में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों पर विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कवित्व देखिए, एक चीज आप देखिए कि रीतिकाल में ज्यादातर कवियों ने कवित्व का प्रयोग किया हुआ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितना भी उदाहरण दिया है और उन उदाहरणों को आप देखेंगे कि कवित्व के रूप में ही है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि छंदों में कवित्व की खास विशेषताएं क्या-क्या रही हैं। तो उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, कंटकित होत गात विपिन समाज देख, हरि हरि भूमि हेरि हियो लर्जतु हैं। एतय पै करण धुनि परत मयूरन की, चातक पुकार तीह ताप सर्जतु है। निपट चवाई भाई बंधुजे बसत गांव, पांव परे जान के न को बरजतु है। अरज्यो न मानी तू न गरज्यो चलत बार, एरे घन बैरी अब काहे गरजतु है।
खल खंडन मंडन धरन उद्धत उदित उदंड 10 मंडन दारुण समर हिंदुराज भुजदंड। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जिसके सभा में ये रहा करते थे, उसका भी गुणगान इन्होंने किया हुआ है। आगे आप देखिए, जो अगले कवि हैं, उनका नाम है गुरदीन पांडे। करण की तरह ही गुरदीन का भी बहुत कम नाम आता है परीक्षाओं में, फिर भी इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं, और आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि जिस भी कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पता नहीं होता था, तो वो एक खास इतिहास ग्रंथ का जिक्र किया करते हैं, जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज से बहुत सारी चीजों को उन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर हालांकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लिखा कि कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। अब आप देखेंगे बार बार एक विशेष रचना का जिक्र रीतिबद्ध कवियों के संदर्भ में किया जा रहा है, वो रचना है कवि प्रिया। तो जैसे ही मैं कवि प्रिया का नाम ले रहा हूँ, आपके दिमाग में किस प्रकार का ये ग्रंथ है और किसने लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व अपने समय में होते हैं जो कि दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। भले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को उतना महत्व नहीं दिया हो, लेकिन केशव दास ने अपने समकालीनों को भी बहुत प्रभावित किया है और बाद के रचनाकारों को भी प्रभावित किया है। उसी में से गुरदीन पांडे ने एक रचना लिखी जिसका नाम है बाग मनोहर। आज के समय में चमत्कृत कर देने वाला ये शीर्षक है, हो सकता है कि सवाल के रूप में आ जाए। अगर सवाल के रूप में आएगा तो आप सभी तुरंत बता देंगे कि बाग मनोहर गुरदीन पांडे का लिखा हुआ है और आधार बनाया गया है कवि प्रिया को। और इसमें बस अंतर ये है कि इसमें पिंगल आ गया है। आपने पिंगल और डिंगल दो शैलियों का नाम सुना होगा। इस पर हमने बहुत पहले भी विचार किया था कि डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी का प्रयोग और पिंगल में अपभ्रंश के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य अंतर है और बाकी ढेर सारे अंतर व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी हो सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे वह साहित्य का एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कभी भी इंटरव्यू इत्यादि में जाएं और कोई आपसे पूछे कि सर्वांग पूर्ण ग्रंथ किसे कहा जाता है या फिर उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर्वांग पूर्ण ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि का एक साथ अध्ययन किया जाता है, या फिर किसी कवि ने एक साथ किया होगा तो वो सर्वांग पूर्ण कवि कहा जा सकता है और सर्वांग पूर्ण ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य का उदाहरण इन्होंने दिया है, लेकिन हम इस वाक्य को जरूर ध्यान में रखें कि जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो एक खास रचना के बारे में बार बार जिक्र होता है कि उसमें संस्कृत के वर्ण वृत्त दिखाई पड़ते हैं। आपको वो रचना याद आ गई होगी, हरिऔध की खास रचना है और परीक्षा में प्राय एक दो सवाल उनसे पूछे ही जाते हैं। और जिस तरीके से सरस्वती पत्रिका से पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रिय प्रवास से भी खूब सवाल रहते हैं, कभी महाकाव्य के रूप में, कभी इस तरीके के प्रश्नों के रूप में कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। तो कहीं न कहीं हमें कोई भी कालखंड पढ़ते हुए जहां भी तथ्य आपको दिखाई पड़े, कोरिलेट करके देखना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप खुद ऊंचे मनोबल के साथ परीक्षाओं में जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे और एक दिन मैसेज करके बताएंगे कि सर मैं सफल हो गया। और इस चैनल का यही उद्देश्य है। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए आपको और भी चैनल मौजूद है। तो गुरदीन पांडे का आपने ग्रंथ देख लिया कि बाग मनोहर है, और गुरदीन पांडे भले उपेक्षित कवियों में रहे हों, लेकिन वो सर्वांग पूर्ण ग्रंथ लिखने में माहिर थे। उनके रचना के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। मुख शशि शशि दून दून कला धरे के मुक्तागन जावक में भरे ललित कुंद कली अनुहारी के दसन है वृषभानु कुमारी के सुखद जंत्र की माल सुहाग के ललित मंत्र किंधव अनुराग के भ्रकटु यो वृषभानु सुतालसय जनु अनंग सरासन को हसय मुकुर तव पर
तिपति को धनी, शशि कलंकित राव बिथा घनी, अपर ना उपमा जग में लहे, तव प्रिया मुख के सम को कहे। तो यहाँ पर जिस ग्रंथ का इन्होंने आधार बनाया हुआ है, एक शब्द यहाँ पर प्रयोग भी कर दिया। और खास तौर से मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि रीतिकालीन कवियों को आप पढ़िए तो उनके पदों में अलंकारों को भी खोजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई तरीके के अलंकार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। लक्षण मैं उनको यहाँ पर घेर दे रहा हूं। किंधव किन अलंकारों में प्रयुक्त होता है, यो ज्यों जनु किन अलंकारों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वहां पर आप इस लक्षण के आधार पर भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। भले ना पूछा जाए गुरुदीन पांडे के बारे में, लेकिन हो सकता है कि कुछ यहाँ पर पंक्तियां जैसे वृष भानु का अर्थ क्या है, वृष भानुजा का अर्थ क्या है, इस तरीके से भी कई बार अलंकार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो पद रहा गुरुदीन पांडे का। अब आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्वद्विलास विद्वद्विलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मदत्त का भी नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अन्य रीतिकालीन कवियों का है। मुश्किल से 10-12 ऐसे कवि होंगे जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में हम महत्वपूर्ण और नहीं महत्वपूर्ण वालों को अगर छोड़कर जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये जो छोटे छोटे तथ्य हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण से सवाल ज्यादा आते हैं और जो उपेक्षित है उनसे कम आते हैं, लेकिन कट ऑफ निर्धारित करते हैं उपेक्षित वाले। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्वद्विलास रचना किसकी है, तो ब्रह्मदत्त की है। दीप प्रकाश किसकी रचना है, तो ब्रह्मदत्त की है। और ये दोनों रचनाएं अलंकार ग्रंथ पर आधारित है। तो मिश्र बंधु ने इसी तरीके से इसको अलंकृत काल नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने एक लक्षण देखा है। ठीक वैसे ही जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद वीर गाथा काल कहा आदि काल को, क्योंकि उन्होंने उसमें वीर रस की प्रवृत्तियों को ज्यादातर देखा था। तो आप देख रहे हैं कि नामकरण भी आपको बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी भी कालखंड का नामकरण कोई आलोचक किस तरीके से करता है। भले हम लोगों को ये चीजें अब पुरानी लगने लगी हो, लेकिन उस जमाने में कालखंडों का नामकरण करना भी एक बहुत बड़ी बात रही होगी। इसको हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। जाहिर सी बात है कि लगभग सभी कवियों के बारे में ये बात वो कहते रहे हैं, यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कवित्व देखिए। अब यहाँ पर कहीं न कहीं ब्रह्मदत्त जिसके दरबार में रहा करते थे, यहाँ पर बताया कि दीप नारायण सिंह के आश्रित थे और उनका कैसे कैसे संबंध था, कहाँ के थे, काशी नरेश महाराज। आज भी काशी नरेश की परंपरा चलती आ रही है। जो भी बीएचयू इत्यादि में पढ़ रहे होंगे वो इस सारी चीजों को जानते होंगे। अब प्रशंसा को हम देखते हैं कि कैसे किया गया है। कुशल कलानि में करण हार कीरति को, कवि कोविदन को कलप तरुवर है, शील सन्मान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म, मतिमान हंसन को मान सरवर है, दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारे, दीन दुख देखत हरत हरबर है, गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी को नीको, गनी गज बकस गरीब परवर है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि दीप नारायण जो उनके आश्रयदाता रहे, जिनके दरबार में रहा करते थे, उनकी प्रशंसा की गई है। तो जो भी विद्यार्थी शोधार्थी बन चुके हैं और पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर चिंतित हैं कि क्या टॉपिक्स बनाया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि जितने भी वीडियोज लेक्चर मैं बताता हूँ, बीच-बीच में टॉपिक्स के तरफ भी संकेत करता हूँ। तो आप देखेंगे कि रीतिकाल में एक उसकी प्रवृत्ति है कि दरबारीपन भी है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी है। लेकिन वो प्रशंसा किस तरीके की है, उसमें ऐतिहासिक चेतना कितनी है, उसका मूल्यांकन एक पीएचडी टॉपिक के रूप में किया जा सकता है। तो ब्रह्मदत्त के बारे में आप यहाँ पर जान गए। आगे हम बात करते हैं अगले जो कवि हैं जिनका नाम है ग्वाल। अपेक्षाकृत अब तक जितने कवियों के बारे में इस लेक्चर में मैंने चर्चा की है, उसमें ग्वाल कवि थोड़ा सा ध्यान देने वाले कवि हैं। इनको आप इंपॉर्टेंट करके नोट भी कर सकते हैं, कई बार इनसे सवाल पूछे जाते रहे। ग्वाल कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवाराम के पुत्र थे।
ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं। इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ग्वाल कवि की रचना यमुना लहरी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स किया करते हैं कि सर आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही हर बात को क्यों बताते हैं, कुछ उसमें साहित्य भी होना चाहिए। तो ये हमें नहीं भूलना है कि जो भी हमारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें पहले नंबर पर उनके करियर से संबंधित चीजें हैं। बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि आप जितना भी नॉलेज या फिर ज्ञान प्राप्त कर पाए वो आपके लिए अधिकतम होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सीरियसली देखेंगे तो इन सभी लेक्चर्स के माध्यम से आपके अंदर कोई न कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण जरूर पैदा हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करना है। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर हम चलते हैं कि यमुना लहरी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आगे इसी वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि एक कवि जिनकी रचना आएगी गंगा लहरी, यानी कि वो दौड़ रहा होगा कि जब कोई यमुना के बारे में लिख रहा है, कोई गंगा के बारे में लिख रहा है। गंगा लहरी मैंने लिख दिया, तो अगर आप तैयारी में होंगे तो आपके दिमाग में उस कवि का नाम जरूर छप गया होगा। हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यमुना लहरी आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ग्वाल कवि का है। और इनकी एक और रचना का नाम यहाँ पर बताया गया भक्त भावन। वर्तमान समय का जो दौर चल रहा है, जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भक्तों की बहुत बड़ी महत्ता है। तो हो सकता है कि सवाल किसी तरीके से आ जाए। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो उस समय प्रयागराज में कुंभ भी लगा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी का मन इधर उधर भटका एक्सपर्ट का, तो यमुना लहरी न पूछते हुए भक्त भावन भी पूछ देगा और आप तमाम वन लाइनर किताबों को पढ़ते हुए थक जाएंगे कि अरे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो तुरंत बता देंगे कि हमने अनुराज हिंदी एकेडमी में पढ़ा था और सर ने बहुत जोर देकर कहा था। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि मुझे लगता है कि बैच टू बैच मुझे ढेर सारे बैच नहीं चलाने हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं वही मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए क्यों न शांत चित्त होकर और अच्छे से चीजों को बताया जाए। तो भक्त भावन आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ग्वाल कवि का है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। संख्या भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है कि रीति ग्रंथ 4 लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? रसिकानंद जो कि अलंकार पर आधारित है, रस रंग जो कि रस पर आधारित है, कृष्णजू को नक्शिक संवत 1884 में ये लिखा गया। इसके बाद दूषण दर्पण। ये चारों रचनाएं आप देख रहे हैं कि ग्वाल कवि की बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कृष्णजू को नक्शिक और दूषण दर्पण, ये सवाल खूब पूछे जाते रहे, तो आप भी ध्यान में रखिए। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, हमीर हट और गोपी पच्चीसी। गोपी पच्चीसी और हमीर हट को भी आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। तो ये है ग्वाल कवि। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लिखते हैं कि इनके 2 ग्रंथ लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। तो आपने देखा कि ग्वाल कवि की ढेर सारी रचनाएं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन सभी रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आपने देखा कि यहाँ पर राधा अष्टक रचना है जो कि ग्वाल कवि की है। यदि इसी तरीके से एक रचना आपने पढ़ा होगा मदनाष्टक। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ कि ये किसकी रचना है। होमवर्क की जब भी बात आती है तो मुश्किल से 2-4 बच्चे ही कमेंट्स करते हैं। देखने के लिए तो हजारों विद्यार्थी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा ठंडक उनके एरिया में पड़ रही है और वो कुछ टाइप नहीं करना चाहते हैं। टाइप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी कॉपी पर जरूर नोट करिए कि राधा अष्टक किसकी रचना है और मदनाष्टक किसकी रचना है, क्योंकि ऐसे ही को रिलेट करना है। और यहाँ पर बताया कि कवि हृदय विनोद नाम से इनका एक और ग्रंथ है जिसमें कि अलग अलग तरीके की कविताओं का संग्रह किया गया है। तो ये है ग्वाल कवि, इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी 9 रस और 6 ऋतु सुझाई पड़ी। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्वाल कवि के बारे में एक शब्द का यूज किया है कि रीतिकाल की सनक। सनक को हमेशा नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना है। पढ़ने की सनक हो सकती है, पढ़ाने की सनक हो सकती है,
या फिर साहित्य रचना करने की सनक हो सकती है। और एक बार जब सनक होती है तो वो सफलता तक भी पहुंचा देती है। तो यहाँ पर ग्वाल कवि के बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि उनमें इतनी सनक अधिक अधिक थी कि यमुना लहरी में हालांकि उन्होंने देव स्तुति की है, फिर भी उसमें उन्होंने नवरस और षट ऋतु का भी वर्णन किया हुआ है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। भाषा को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुश हैं कि इनकी भाषा सामान्य रूप से है और व्यवस्थित भी है। बहुत ज्यादा उसमें बहुत कौशल दिखाने का प्रयास, जिसको कि वो बार बार बोलते हैं शब्दाडंबर, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। वाक विदग्धता भी इनमें अच्छी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का, इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्व सवैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्वाल कवि सामान्य कवि के तौर पर नहीं है। जहाँ यमुना लहरी के माध्यम से हम इनके अंदर भक्ति भावना को देख सकते हैं, वहीं इन्होंने 68 ऋतुओं के बारे में भी चर्चा की हुई है। आमतौर पर हम सेनापति इत्यादि को ऋतु वर्णन के लिए जानते हैं, लेकिन ग्वाल कवि का नाम भी उन्हीं की श्रेणी में रखा जा सकता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि 4-5 ऋतु वर्णन करने वाले कवियों का एक समूह बनाया जाए और पूछा जाए कि कौन इसमें है और कौन नहीं है। क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 वाला भी ऑप्शन आ रहा है कि सभी हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे जो यूजीसी नेट का पैटर्न चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आगे का जो कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी उनके इतिहास ग्रंथ में आप देखेंगे कि सारांश शब्द आता है, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि कुछ ऐसी बात वो कह रहे हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिखते हैं यह कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर फक्कड़पन लिए हुए इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। तो ये मान लीजिए कथन पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा है, कि ये, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवियों का नाम नहीं लेते हैं, सर्वनामों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग खूब करते हैं, कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। अब मान लीजिए यही कथन आ जाएगा तो आप तमाम किताबों को आप खोजना शुरू कर देंगे कि ये कहाँ से पूछा गया, कहाँ से पूछा गया। जबकि सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के पुस्तक से ये कथन लिया गया है और कहा गया कि इनकी बहुत सी कविता बाजारी। बाजारी शब्द आप जानते हैं कि बड़ा हल्कापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा मतलब कि लगता है कि कोई चीज बेची जा रही हो, यानी कि एक तरीके से मूल्य को लेकर यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश शुक्ल जी ने किया कि इनकी बहुत सी कविता है जो बाजारी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी, भीजे खसबीजन झलेहू न सुखात स्वेद, गात न सुहात बात दावासी डरापिनी, ग्वाल कवि कहें कोरे कुंभन ते कुंपत ते, लैले जलधार बार बार मुख थापिनी, जब पियो तब पियो अब पियो फिर अब, पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी। तो ये पंक्तियां जो है ग्वाल कवि की हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी और कुछ पंक्तियां हैं कि मोरन के सोरन की नैको न मरोर रही, हुरहु रही न घन घने या फरद की, अंबर अमल सर सरिता बिमल भल, पंख को न अंक और न उड़न गरद की, ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भये, पंथिन की दूर भई दूषण दरद की, जल पर थल पर महल अचल पर, चांदी सी चमक रही चंदनी सरद की। तो आप देख रहे हैं कि इसमें शरद ऋतु की जो चांदनी है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, यानी कि षट ऋतु वर्णन की जो चर्चा हम कर रहे थे इन लाइनों में दिखाई आपको पड़ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और इनकी पंक्तियां हैं। जाके खूब खूबी खूब खूबन की खूबी, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी शब्दों से बहुत खेल रहे हैं। जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी नब गाहना।
जाकी बद जाती यहाँ चारण में, ताकि बद जाती हवा उराहना। ग्वाल कवि वे ही परम सिद्ध, सिद्ध जो है जग, वे ही प्रसिद्ध, ताकि यहाँ हवा सराहना। जाकी यहाँ चाहना है, ताकि वहां चाहना है, जाकी यहाँ चाहना है, ताकि वहां चाहना। तो आप देख रहे हैं कि कैसे शब्दों को तोड़ देते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, और जोड़ देते हैं तो अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ग्वाल कवि सामान्य तौर पर कभी आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से खेल भी सकते हैं। तो पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। अगर थोड़ा भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से वो प्रयोग करके उसके अलग अलग अर्थ निकाल दे रहे हैं, तो कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, और पंक्तियों को आप परीक्षाओं में पकड़ सकते हैं। आगे और पंक्तियां हैं। दिया है खुदा ने खूब खुशी को, करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेब, यही रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह भय, कहाँ ते कहाँ को गए, लग्यो न ठिकाना है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात, एक तरीके से मनोबल बढ़ाने वाली बात है कि दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, जो भी ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहो, खाओ पियो देव लेब, यहीं रह जाना है। ठीक है, जो भी है दिनचर्या है या फिर अपने कर्म है, सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह है, बहुत सारे कुलपति हुए, बहुत सारे प्रोफेसर हुए, बहुत सारे हुए, सबको यहीं से छोड़कर जाना है। आजकल के राजा विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उनका जो आदेश है वही सर्वमान्य है। कहाँ ते कहाँ को गए लग्यो न ठिकाना है। तो सब समय जब बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। तो ग्वाल कवि को जो भी पढ़ेगा वो कोई न कोई निर्णय लेने में थोड़ा सा सावधानी रखेगा। और बहुत सारे कवियों ने अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं, इसीलिए तो शायद साहित्य अभी तक जीवित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी कवियों के खासतौर से ग्वाल कवि की पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। बाकी चीजें आखिरी जो इनकी पंक्तियां रही मुझे बहुत अच्छी लगी, और लगा कि नहीं, कर्म करते रहना है, और कर्म के बाद जो आपका किया गया काम होगा वही लोग याद करेंगे, बाकी सारी चीजें तो है ही। आगे देखते हैं अगले जो कुछ और इनकी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं कि ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान, ऐसे देश देश घूमी घूमी मन बहलाना है। आए परवाना पर चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। तो कुछ उसी पंक्ति से जुड़ी हुई आगे की ये सभी पंक्तियां कुछ दार्शनिक पॉइंट्स लिए हुए दिखाई पड़ रही हैं, ये आपको समझ भी आ रही होगी। तो जिंदगी को सामान्य तौर पर ही करना है, इसमें गुमान अहंकार इत्यादि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी क्या है, नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। ये नीचे की लाइन बड़ी ही अच्छी दिखाई पड़ी, और हो सकता है कि कई बार परीक्षाओं में आ भी सकती है। तो ये तो रहे ग्वाल कवि। आगे हम जिस कवि पर चर्चा करेंगे उनका नाम है प्रताप शाही। ये भी फेमस कवियों में से रहे हैं, खासतौर से परीक्षाओं में। इसके पहले हमने एक और कवि के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था रूप शाही। आप लोगों को याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तभी लगता है कि एक दूसरे मतलब कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तब आगे की और पीछे की बातें याद आ जाती हैं। तो प्रताप शाही किस तरीके से फेमस रहे हैं और उनसे कैसे सवाल बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कई बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि व्यंग्यार्थ कौमुदी क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है कि किसकी रचना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि प्रताप शाही। और दूसरी रचना का नाम बताया गया काव्य विलास। दोनों रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। लिखते हैं शुक्ल जी, इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं। तो परम प्रसिद्ध ग्रंथ तो व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास है, लेकिन और भी ग्रंथ हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें जय सिंह प्रकाश, फिर श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, ठीक है, काव्य विनोद, इसके बाद रसराज की टीका। रसराज किसकी रचना है वो ध्यान में आना चाहिए, लेकिन उसकी टीका प्रताप शाही ने लिखा हुआ है। ये भी बदलते पैटर्न में एक सवाल पूछा जा सकता है कि रसराज की टीका किसने लिखा है। रत्न चंद्रिका, आपने देखा कि रामचंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका, इसके अतिरिक्त पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक और चंद्रिका के बारे में बताया हुआ था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप रत्न चंद्रिका। तो सतसई की टीका इन्होंने लिखा हुआ है, यानी बिहारी सतसई जो है उसकी टीका इन्होंने रत्न चंद्रिका नाम से लिखा। फिर जुगल नक्षिक, सीताराम का नक्षिक वर्णन, बलभद्र नक्षिक की टीका। तो यानी कि प्रताप शाही जिन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास तो लिखा है, साथ में कई रचनाओं की टीकाओं को भी लिखा है। यानी कि उस जमाने में टीका का मतलब आलोचना से हल्का फुल्का लगाया जा सकता है कि उस रचना के बारे में कुछ कहना, ठीक है, या फिर उसका थोड़ा सरलीकरण करना। आजकल टीकाएं भी आप अलग अलग देखते होंगे, खासतौर से रामचरितमानस की टीका अलग अलग खंडों की आती रही। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, और दो रचनाओं को तो ध्यान में रखना है। साथ में आप देख रहे हैं कि दो रचनाएं मिलती जुलती हैं, काव्य विलास और काव्य विनोद। इनको भी स्पष्ट रूप से क्लियर करके रखना है कि प्रताप शाही की लिखी हुई है। आगे हम बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और दास के साथ आता है, और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रताप शाही का महत्व कितना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको पूर्ववर्ती जो रीतिबद्ध कवि रहे हैं, मतिराम, श्रीपति और दास। दास यहाँ पर आपके दिमाग में आ गए होंगे कि भिखारी दास है, नहीं कि केशव दास। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी दास का प्रयोग करते हैं तो भिखारी दास का प्रयोग करते हैं। तो आचार्यत्व में मतिराम, श्रीपति दास के श्रेणी में आते हैं, और उनके जो भी अधूरे काम थे उसको प्रताप शाही ने पूरा किया। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक तो आप याद किए होंगे कि व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है, लेकिन व्यंग्यार्थ कौमुदी के केंद्र में क्या है? लक्षणा और व्यंजना, अभिधा नहीं है। शब्द शक्तियों के हिसाब से बात करें तो व्यंग्यार्थ कौमुदी में लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों को रखा गया है। इसमें कवित्त, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, शब्दों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार हम परीक्षाओं में जाते हैं, शब्द शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो 90% जो उत्तर होता है उसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और साथ में अगर व्यंजना के साथ साथ वस्तु व्यंजना भी ऑप्शन में है तो आप देख सकते हैं कि वो भी उसका जवाब हो सकता है। तो न ज्यादा पढ़ते हुए शब्द शक्तियों को, कम से कम कुछ शब्दों को देखिए। अभिधा से बहुत कम सवाल आते हैं, उसके बाद लक्षणा से आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल अगर शब्द शक्तियों से देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति से पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें। व्यंजना, वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार उहापोह का सहारा लेना पड़ता है, और व्यंग्यार्थ पर पहुंच केवल साहित्यिक रूढ़ के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रस आदि के सब अंग तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वालों के लिए ऐसे पद पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए। तो एक सवैया का उदाहरण दिया गया है जो कि व्यंग्यार्थ कौमुदी से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं कि वो क्या है। सीख सिखाई न मानती है, पर ही बस संग सखिन के आवै, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ के सब सहेलिन को रह के कही कौन सवाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले तो सवैया छंद है, और ये प्रताप शाही की पंक्तियां हैं, और व्यंग्यार्थ कौमुदी से ली गई। इसमें कुछ दोस्ती और सीखने की प्रक्रिया को बताया गया है, और इसके अर्थ में जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ इसका एक तरीके से शब्दार्थ भी समझाने का प्रयास करते हैं भावार्थ रूप में। इस सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही ओर पहुंचती हैं। वे इसमें यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं, घड़े की पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यही व्यंग्य हुआ।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भ्रांतिमान अलंकार हम पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं व्यंग का पुट भी दिखाई पड़ रहा है कि कोई पानी में देख रहा है और उसकी आँखें दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी मछली को देख रहा है। ये सब अनुभूत करने की ज़रूरत है। भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग रहा करता है। अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्र मीन के समान है, यानी जो आंखें हैं वो मछली के समान है, मीन के समान है। तो मान लीजिए इतना ही दूर आ सकता है कि नेत्र मीन के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बहुत लोग इसमें उपमा अलंकार डाल देंगे, लेकिन सही मायने में कौन सा अलंकार बन रहा है यहाँ पर? भ्रांतिमान, ठीक है। और सादृश्य व्यंग व्यंजना इसमें दिखाई पड़ रही है और चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। दो तरीके से इसका अर्थ है। एक तो अलंकार के दृष्टिकोण से है, दूसरा नायिका भेद के दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है, अज्ञात यौवना को हुआ करता है। अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण है। मान लीजिए उदाहरण देकर पूछ लिया जाए कि किस तरीके की युवती या फिर नायिका के बारे में चित्रण किया गया है, तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा, अज्ञात यौवना का। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के ही सहारे हुई है। जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा की आंख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा कि काव्य शास्त्र में एक सिद्धांत है जिसको कि हम स्फुटवाद भी कहते हैं। आप कमेंट करेंगे कि ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क दूसरा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग करेंगे और जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब हम इस चैनल पर पढ़ने आते हैं तो सिर्फ इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि साथ-साथ में व्याकरण को भी छूते हुए जा रहे हैं। आगे हम लिख पढ़ते हैं कि प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद से क्रम से सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपत और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप शाही के बारे में किया हुआ है, जिनको कि हम अपेक्षाकृत कम ही पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कथन आ जाए कि आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। कम नहीं बल्कि अधिक ही महत्वपूर्ण लगते हैं। किसके बारे में बात कही गई है? तो आंसर होगा प्रताप शाही। इधर भाषा की स्निग्ध, सुख, सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। यानी कि आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों में ज्यादातर को कवि माना है, आचार्य कम माना है। लेकिन जब भी वो आचार्य की बात कर रहे हैं तो 2-3 कवियों का नाम प्राय ले रहे हैं। ये आपको किसी कोचिंग में भी बहुत कोई सीरियसली नहीं बताएगा। ये अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही संभव है, क्योंकि हम चीजों को ठहर कर और सोच कर बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आचार्यों की बात की जाएगी तो एक तो देव का नाम आता है, कई बार अलग-अलग इतिहास ग्रंथों में है, लेकिन शुक्ल जी की नजर में देव नहीं है। आप देख रहे हैं कि मतिराम को मान रहे हैं, श्रीपति को मान रहे हैं और दास कवि कवि यानी कि भिखारी दास को मान रहे हैं। और फिर उन्हीं की श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए प्रताप शाही को भी वो जोड़ दे रहे हैं। ठीक है? ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अब अगला जो वाक्य है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप देखेंगे कि बड़ा पसंदीदा वाक्य है। आप कबीर के संदर्भ में भी इस वाक्य को आपने देखा होगा। आपको याद आ गया होगा कि हाँ, कबीर के बारे में भी इन्होंने इसी तरीके की बातें कही हुई कि इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर। कुल मिलाकर इनकी प्रखर प्रतिभा को आप देखिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बहुत सारे कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है, लेकिन प्रताप शाही की तुलना तमाम आचार्यों से करते हुए अब वो पद्माकर तक जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। यानी कि आचार्यों की श्रेणी में एक और जो कवि का नाम शुक्ल जी जोड़ रहे हैं, उनका नाम है पद्माकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप परीक्षाओं में जाएंगे तो भले सभी कवियों को न पढ़ें, लेकिन इन 4-5 कवियों को आपको पढ़कर ही जाना है। यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। कहाँ से सवाल आएंगे? यहीं से आएंगे। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है,
पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखनी किस तेजी से यहाँ पर टर्न ले रही है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रताप शाही का मूल्यांकन कैसे कर रही है। अभी तक तमाम बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ कहा गया कि पद्माकर से भी आगे। पद्माकर कई जगहों पर अनुप्रास योजना कर देते हैं, लेकिन ये भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं, यानी कि एकदम से निर्दोष टाइप के हैं, इनमें कोई दोषी नहीं। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्त कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बहुत ही कम पाई जाती है। तो कुछ ऐसे कथन यहाँ पर हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कथन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ने में भी अटपटांग टाइप का लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती हैं। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। सवाल पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ये बात कही जा रही है। वो बात कही जा रही है प्रताप शाही के बारे में। आगे और देखते हैं। लिखते हैं कि बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से सवाल पूछा जाए कि प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही हम बहुत बड़ा कवि मानते हैं, कथन किसका है? तो तमाम आलोचकों का नाम आएगा, लेकिन आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रताप की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती हैं, जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। रचनाएं क्या, बल्कि कुछ पंक्तियां हैं। चंचलता अपनी तज के रस ही रस, सो रस सुंदर पीजियो, को कितेक कहे तुमसो, तिनकी कही बातन को न पतजियो। मतलब पतियाने शब्द से जुड़ा हुआ है। जोज चवाइन के सुनियो न, यही इक मेरी कही नित कीजियो, मंजुल मंजरी पै हो, मलिंद बिचारी के भार संभारी के दीजियो। ये पंक्तियां प्रताप शाही की हैं। आगे और भी है कि तड़पै तड़िता चहु ओरंते, छित छाई समीरन की लहरें, मद माते महा गिर श्रृंगन पै, घन गन मंजू मयोरन के कहरे, इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर गुमानन सो गहरे, घन ये नभ मंडल में छहरे, घरे कहूं जाए कहूं ठहरे। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि सब प्रताप शाही द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं, और भी कुछ पंक्तियां हैं। कान करे गुरु लोगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावती, ऐण भरी अंगरात खरी, कत घूंघट में नए नैन नचावती, मंजन कै दृग अंजन आजती, अंग अनंग उमंग बढ़ावती, कौन सुभावरी तेरो पर्यो, खिन आंगन में खिन पौरी में आवती, कहा जानी मन में मनोरथ, विचारी कौन, चेति कौन काज, कौन हेतु उठ आई प्रात। तो ये भी पंक्तियां प्रताप शाही की हैं, इनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और साथ में अलंकारों को भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी है, कहे प्रताप छिन डोलिबो, पगन कहूं, अंतर को खोलिबो न बोलिबो, हमें सुहात, ननद जिठानी सतरानी, अनखान अति, ऋष के रिसानी, सोन हमें कछु जानी जात, चाहियो पल बैठ रहो, चाहियो उठ जाओ तौन, हमको हमारी परी, बूझे को तिहारी बात। तो लिखने के लिए कई पंक्तियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप शाही की हुई है। तो जितना भी हम दिमाग में रख सकते हैं उतना अच्छी बात है। नहीं भी आ रहा है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीजों पर हमने चर्चा कर ली। आगे भी है कि चंचल चपला चारु चमकत चारों ओर, झुमी झुमी धुरवा धरनी परसत है, शीतल समीर लगे दुखद वियोगिन,
संयोगिनी समाज सुख साज सरसत है, कहे प्रताप अति निविड़ अंधेरी माँ, मार्ग चलत नाहि नेकु दर्शत है, झुमड़ झलानी चहुकोंद तय उमड़ आज, धाराधर धारन अपार बरसत है। तो आप देखेंगे आधुनिक काल में चलकर प्रताप शाही की कविताओं के आधार पर एक रचना है, धाराधर धारन। ये भी होमवर्क तीसरा आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आधुनिक काल में जस्ट भारतीय युग के ही किसी कवि ने लिखा हुआ है। तो इन्हीं पंक्तियों से कहीं न कहीं हर कवि अपने पूर्ववर्ती कवि से कुछ न कुछ ग्रहण करता है, लेता है। आगे भी है कि महाराज राम राज रावरो सजत दल, होत सुख होत मुख अमल आनंदित महेश के, सेवत दरीन केते गब्बर गनीम रहें, पनग पताल त्यों ही धरन खगेश के, कहें प्रताप धरा धसत त्रसत, कसमसक कमठ पीठी कठिन कलेश के, कहरत कोल दहरत हैं दिगिस दल, लहरत सिंधु थहरत फन शेष के। ठीक है, तो ये सब पंक्तियां प्रताप शाही की हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है रसिक गोविंद। प्रताप शाही लंबे कवियों में थे, अब उनको जाहिर सी बात है कि वक्त देकर समझना पड़ेगा। रसिक गोविंद के बारे में हम अगर पढ़ें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरि व्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। तो हरि व्यास के बारे में हम बहुत पहले ही आप सभी को पढ़ाए हुए थे, और यहाँ पर रसिक गोविंद का जिक्र जब भी किया जा रहा है तो निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। तो अब आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है कि रसिक गोविंद किसके शिष्य थे, तो वो है सर्वेश्वर शरण देव जी। ये जयपुर राजपुताना के रहने वाले और नटाड़ी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना और चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई का बाल मुकुंद था। तो चाचा का नाम तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी कवि के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो भाई का नाम बाल मुकुंद बता दिया गया और कहा गया कि इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक यानी विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है, संभवतः और भी होंगे। 9 ग्रंथ क्रम से दिए गए। तो रसिक गोविंद के बारे में थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन कवियों से हटकर है। ये एक खास संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जिनका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, और एक गुरु की भी चर्चा की गई किसके शिष्य हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 9 ग्रंथों का उल्लेख है जिसमें कि पहला जो ग्रंथ है रामायण सुचनिका। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, वर्तमान दौर में इंपॉर्टेंट रचना के रूप में है रामायण सुचनिका। किसका है? ये है रसिक गोविंद। 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। यह संवत 1858 के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है। तो क्या है इसमें कि चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समझाए, दिए पुत्र तब ताड़ का मग में मारी जाए, छाड़त सर मारी छुड़ियो पुनि प्रभु हत्यो सुबा, मुनि मख पूरन सुमन सुर बरसत अधिक उछा। तो जब उस समय की घटना है कि जब वशिष्ठ दशरथ के पास जाते हैं और राम और चारों भाइयों को रक्षा के लिए बुलाते हैं, और फिर क्या क्या चीजें हैं इन पूरे पंक्तियों में इस बात की चर्चा की गई। दूसरा ग्रंथ है जो कि कवि के नाम से ही जुड़ा हुआ है, रसिक गोविंदानंद घन। यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है जिसमें रस नायिका भेद अलंकार गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। तो प्रधान ग्रंथ है तो आपको याद करने में भी बहुत दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान में रखना है कि इसमें रस अलंकार गुण दोष यानी सर्वांग पूर्ण ग्रंथ के तौर पर है। इसका निर्माण काल वसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बदलते हुए पैटर्न में सब पूछा जा सकता है कि रसिक गोविंदानंद घन जो रचना है वो कितने प्रबंधों में बटा हुआ है। 4 में। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयास किया गया है। तो जब कोई रचना गद्य और पद्य में होती है तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है जिसका नाम है चंपू। तो चंपू तो यहाँ पर नहीं कहा गया है, लेकिन बस यही कहा गया कि जो लक्षण दिए गए
वो गद्य में है समझाने के लिए। यानी कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि रीतिकाल के अंतिम चरणों से हिंदी में गद्य लेखन की जो वो तेजी है वो दिखाई पड़ने लगती है। आगे लिखते हैं कि संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस, यानी रस का अर्थ आनंद से लगाया गया। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा, निद्रा ही है। उत्तर, निद्रा जड़ है, यह चेतन है। ठीक है। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि, अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक हैं, जो लोक में इन्हीं को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। अब टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत, तत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्म स्वाद सहोदर रस। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो भारतीय काव्य शास्त्र में रस अलंकार इत्यादि के लक्षण दिए गए हैं उनको गद्य में समझाने का प्रयास रसिकानंद जी ने किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भरत, साथ में मम्मट का भी जिक्र किया गया है और विश्वनाथ का भी जिक्र किया गया है। ठीक। आगे बात करते हैं कि शुक्ल जी लिखते हैं कि इसके आगे अभिनव गुप्त आचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है, छूटी हुई बातों का समावेश भी है। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों अलंकारों आदि के उदाहरण तो कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के भी दिए गए हैं। उदाहरण के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। सहृदयता शब्द जहां भी आता है तो वहां पर आप समझ जाइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस कवि को पसंद करते हैं। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण दत्ते ताल समंथरम इत्यादि को देखिए, हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनको हम देख लेते हैं। आलस सो मंद मंद धरा पे धरति पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित्त चाय के, रोकत दृगनी छिन छिन प्रतिलाज साज, बहुत हंसी की दीनी बानी बिसराय के, बोलत वचन मृद मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिन्ह है, सुंदर बिलोके बंक भ्रिकुटी नचाए के। तो भ्रिकुटी शब्द आप परिचित होंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। ये सभी पंक्तियां रसिकानंद द्वारा लिखी गई। आगे है तीसरे ग्रंथ की बात की गई है, लक्ष्मण चंद्रिका। रामचंद्रिका आपने देखा, यहाँ पर लक्ष्मण चंद्रिका भी लिखा गया है। सवाल पूछा जा सकता है, रामचंद्रिका तो हम याद करके बैठे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण चंद्रिका किसकी रचना है? वो है रसिकानंद। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया हुआ है। हालांकि वो लक्ष्मण जिसको कि हम राम से जोड़कर देखते हैं वो नहीं है, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनके अनुरोध पर उन्होंने लक्ष्मण चंद्रिका लिखा है। लेकिन जब आप गहराई से पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे, नहीं तो सामान्य लोगों को लगेगा कि जिस तरीके से हिंदी साहित्य में हाशिए के लोगों को भी केंद्र में लाने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही हो सकता है कि अभी तक रचनाएं राम को केंद्र बनाकर लिखी गई थी, ये लक्ष्मण के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वो लक्ष्मण नहीं जिनको कि हम जान रहे हैं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति लक्ष्मण है जिन्होंने अनुरोध किया था रसिकानंद से कि आप एक रचना कीजिए। अगली रचना जिसका नाम है अष्टदेश भाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई। अष्टदेश भाषा 8 बोलियों में राधा और कृष्ण के श्रृंगार लीला के रूप में उसमें वर्णन किया गया है। तो अष्टदेश भाषा पूछा जा सकता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है? तो राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला है, लेकिन 8 बोलियों में इसको लिखा गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है सिर्फ पिंगल समय प्रबंध, जिसमें राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। कलयुग रासो, जिसमें कि
16 कवित्वों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक कवित्व के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल इसका 1865 संवत के आसपास में माना जाता है। 8वां ग्रंथ है रसिक गोविंद, जो कि चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी सी पुस्तक है, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए गए हैं। रचना काल संवत 1890 है। तो जब हम रीतिकाल की बात कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे कवि थे जिनकी रचनाएं चंद्रालोक को आधार बनाकर लिखी गई थी। बाद में भाषा भूषण को आधार बनाकर लिखा गया और फिर कवि प्रिया को भी आधार बनाकर लिखा गया। तो कम से कम इन तीनों रचनाओं को तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और 9वां ग्रंथ है युगल रस माधुरी, जो कि रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती कुछ पंक्तियां दी जाती। यानी कि जो सहृदयता और निपुणता आप देखेंगे वो केवल दिखाई नहीं देती बल्कि टपकती भी है, यानी जिस तरीके से कोई पानी का बूंद टपक रहा हो। तो युगल रस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राधा कृष्ण का वर्णन हो सकता है, लेकिन छंद आप देख रहे हैं कि अलग है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस छंद में, तो कठिन हो जाएगा सवाल, लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपका दिमाग काम करे और वहां पर आप सही कर दें और बढ़त बना लें। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे बात करते हैं, जो कि पंक्तियां दी गई हैं। अमुकलित पल्लव फूल सुगंध परागहि झारत, जुग मुख निरख विपिन जनु लाई राई लोन उतारत, फूलन फलन के भार डार झुकी यो छवि छाजे, मनु पसार दई भुजा तेन फल पथिकन काजे, मधु मकरंद पराग लुब्ध अलि मुदित मत मन, विरद पढ़त ऋतुराज नृपति के मनु बंदी जन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ आचार्य शुक्ल पद्माकर के बारे में बातचीत करते हुए लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ये दो पॉइंट देख रहे हैं आप। इसी तरीके के कथन प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है और किसके संदर्भ में है। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ जाता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, यानी पद्माकर और बिहारी इन दोनों की तुलना यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहारी को कवियों में श्रेष्ठ माना गया, सर्वप्रिय माना गया है, लेकिन साथ में पद्माकर को भी माना गया है। इसीलिए आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। यह कथन पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका कारण क्या रहा है आगे बताते हैं कि इनकी रचना की रमणीयता ही एक सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यानी जिस पद्माकर को हम सर्वप्रिय कवि के तौर पर देखते हैं, उनकी कविता की खास विशेषता क्या है? उसकी रमणीयता। रमणीयता ही एक सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यानी रमणीयता नहीं होती तो शायद हम पद्माकर को नहीं जानते और सिर्फ बिहारी का स्थान रहता। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर ह्रासोन्मुख हुई। यानी कि जिक्र करते हुए पद्माकर और प्रताप शाही इन दोनों की चर्चा यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब पद्माकर और प्रताप शाही का जमाना था या समय था, तो जो रीतिकालीन कविता थी वो अपने उत्कर्ष पे थी, और जैसे इनका समय खत्म हुआ उस कविता का पतन शुरू हो गया, यानी कि ह्रासोन्मुख होना शुरू कर दी। आगे लिखते हैं कि अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसके बारे में है और किसके द्वारा कहा गया है। तो पद्माकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों को ध्यान में रखिए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, तो हमारा जवाब होता है कि पद्माकर है। ये प्रश्न यहीं से उठाया गया है कि आचार्य शुक्ल का मानना है कि अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं।
पद्माकर की प्रशंसा करते हुए या फिर उनके महत्व को दर्शाते हुए आचार्य शुक्ल की लेखनी यहाँ पर देखने लायक है। लिखते हैं कि देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तो पूरी बात हो गई पद्माकर के बारे में। आगे वो किस परिवार से संबंधित थे, किस फैमिली से संबंधित थे, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये तैलंग ब्राह्मण थे। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि पद्माकर किस प्रकार के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी है, तो ये तैलंग ब्राह्मण थे। इतनी दूर तक आचार्य शुक्ल अपनी किताब में पद्माकर के बारे में बात करते हैं, फिर उनको तुरंत याद आते हैं उनके पिताजी। अब यहाँ से आपको इस बिंदु को बहुत ही सीरियसली देखना है, क्योंकि जिस किताब में मैं गलती का उल्लेख कर रहा था उसको यहीं से आप पकड़ सकते हैं। इस तथ्य की प्रामाणिकता के लिए हमने नगेंद्र की किताब को भी देखा, साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी किताब को देखा, बच्चन सिंह के भी किताब को देखा। लेकिन जिस तथ्य के तरफ मैं संकेत करना चाह रहा हूं कि आखिरकार कविराज शिरोमणि कौन है, पद्माकर हैं या फिर और कोई है, क्योंकि वन लाइनर किताबों में एक दूसरे की कॉपी पेस्ट की जाती है और वन लाइनर किताबों में आप एक ही आंसर देखेंगे पद्माकर, लेकिन यहाँ पर क्लियर होगा कि पद्माकर नहीं बल्कि कोई और है। और ये जिक्र किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ही। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव, जिनको कि जप्पा साहब भी कहा जाता है, के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, जहां इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। अब ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिन वन लाइनर किताबों में हम पढ़ते हैं कि कविराज शिरोमणि पद्माकर जी को कहा जाता है, लेकिन इस पूरे पैरा को पढ़ने के बाद आपके मन में आ जाएगा तुरंत कि ये बात पद्माकर के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पिता मोहनलाल भट्ट के बारे में बात कही जा रही है। एक बार मैं इस पैरा को फिर से पढ़ता हूं। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, यानी कि पद्माकर के पिताजी भी अच्छे कवि थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, जहां इन्हें यानी कि मोहनलाल भट्ट को कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के मतलब मोहनलाल भट्ट के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। तो अब कविराज शिरोमणि किसके लिए आया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके मन में आना चाहिए कि ये मोहनलाल भट्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि पद्माकर जी के लिए। लेकिन वन लाइनर किताबों में हर जगह दिया गया है। अगर आपके पास ये दोनों किताब होंगी, आचार्य शुक्ल की भी किताब होगी और साथ में जो पॉपुलर किताब वन लाइनर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की भी होगी। मैं इसलिए इस तथ्य पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि हम तो मूल किताबों का अध्ययन आप सभी के साथ करते हैं और कराने का प्रयास करते हैं और सही तथ्यों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी हैं जो अंध भक्त के रूप में या फिर सीधे सीधे ऑनलाइनर किताबों पर विश्वास करते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत कमेंट्स कर देते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, फला किताब में ये चीज दी गई है। तो हर व्यक्ति की पढ़ने की लिखने की क्षमता होती है। हो सकता है कि जो किताब है उसका कलेक्शन बहुत अच्छा है और उसको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही ढंग से कलेक्ट किया गया है, उसका संकलन किया गया है, लेकिन सारे तथ्य उसमें सही हो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल आपके दिमाग में ये एक चीज बैठ गई होगी कि कविराज शिरोमणि पद्माकर जी नहीं है बल्कि मोहनलाल भट्ट उनके पिताजी, वो खुद एक अच्छे कवि के तौर पर थे। आगे किताब आपके पास होगी आचार्य शुक्ल की, तो साथ साथ में आप पढ़ते भी रहिए। जब मैं इस वीडियो लेक्चर को पढ़ा रहा हूं तो आप खोलकर देख भी सकते हैं। यहाँ के बाद जब उन्होंने लिखा कि इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली,
उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। इसके बाद पद्माकर जी के बारे में शुक्ल जी बताने लगे। अब बता रहे हैं कि पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदे में हुआ, यानी कि बांदा जो जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर हुआ संवत 1810 में, जिसको कि ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1753 ईस्वी हो जाएगा। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा, यानी 1833 में इनका 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और इनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष थी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो लंबी उम्र ही रही। अपने पिताजी की तरह ही जो पद्माकर थे यानी पद्माकर भट्ट, वो भी कई स्थानों पर रहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा सकता है, सुगरा एक जगह है, वहां के नोने अर्जुन इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। यानी जो गोसाई अनूप गिरी हैं, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? हिम्मत बहादुर। ये पहले बांदा के नवाब के पास थे, बाद में अवध चले गए, यानी लखनऊ साइड में चले गए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी है। यहाँ पर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो इन्होंने बताया कि अनूप गिरी, जिनका कि उपनाम क्या है? हिम्मत बहादुर, इन्हीं के नाम पर हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम से एक रचना लिखी, जो कि वीर रस में है। सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिए। वीर रस में है, फड़कती हुई पुस्तक लिखी, यानी कि जिस वीर रस से ही प्रभावित हुआ ये शब्द आया हुआ है। यानी कि ऐसी पुस्तक है जिसको अगर सामान्य पाठक भी पढ़ता है तो उसकी जो भुजाएं वो क्या करेंगी? फड़कना शुरू कर देंगी। फिर भी हमें परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली किस रस में लिखा है? वीर रस में। और किसके लिए लिखा था या किससे प्रभावित होकर लिखा था? वो है गोसाई अनूप गिरी। हो सकता है कि हिम्मत बहादुर विकल्प में दे तो आप तुरंत सही बता दें, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में सवाल अनूप गिरी भी लिख सकता है, तो इसलिए दोनों नामों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघवा के यहाँ गए और एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। यानी कि जो पद्माकर है ये 1799 ईस्वी के आसपास में सितारा एक जगह है, सितारे के महाराज रघुनाथ राव के पास गए और वहां पर गए तो क्या क्या पाए? ध्यान में रखना है, 1 हाथी पाए, 1 लाख रुपया पाए। उस जमाने में यानी 1799 में 1 लाख 1 अरब के बराबर रहा होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और साथ में 10 गांव पाए, ये भी बड़ी उपलब्धि रही है। आज इस तरीके से कवियों का सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ राजा महाराजा थे उस जमाने में जो कि खुली तरीके से कवियों का उत्साहवर्धन करते थे। तो उत्साहवर्धन करते हुए 1 हाथी दे दिया इन्होंने, 1 लाख रुपया दे दिया और 10 गांव दे दिए। हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि पद्माकर को महाराज रघुनाथ राव ने क्या क्या दिया था और क्या क्या नहीं दिया था, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। आगे की कहानी है, इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। यानी पद्माकर जी का जो भी आप देख रहे हैं जीवन है अस्थायी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भटक रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के पास। तो हर राजा का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचते हैं और बहुत दिनों तक वहां रहते हैं। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक रहे, जयपुर में रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया है। एक चीज आपको देखना है, क्योंकि पद्माकर लगभग 80 साल तक जीवित रहे, तो कुछ समय तक महाराज प्रताप सिंह के कार्यकाल में भी रहे और कुछ समय तक
उनके पुत्र जगत सिंह के भी कार्यकाल में रहे। प्रताप सिंह के ऊपर इन्होंने देख रहे हैं कि कोई रचना नहीं लिखी है, लेकिन जगत सिंह से प्रभावित होकर इन्होंने एक रचना लिखी, जगत विनोद। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। अब पद्माभरण आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का ग्रंथ है और किस छंद में है। तो दोहे में लिखा गया है पद्माभरण। तो बदलते हुए पैटर्न में सब सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करते जाइए। आगे लिखते हैं, ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। यानी कि जयपुर से सीधे इन्होंने अपनी फ्लाइट बुक की, उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में महाराज भीम सिंह थे। भीम सिंह भी इनका बहुत सम्मान करते थे, इनको बहुत मानते थे। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। ये देखिए नया तथ्य है, क्योंकि अक्सर पद्माकर से सवाल आता है कि तीज त्योहार मेले आदि का जिक्र किस कवि ने किया है, तो वहां पर पद्माकर का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक खास गणगौर, ठीक है, यहाँ पर एक नाम है गणगौर के मेले का वर्णन किया था महाराणा साहब की आज्ञा से, यानी भीम सिंह की आज्ञा से। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, यानी कि जिसके ऊपर इन्होंने जगत विनोद लिखा था, उनका निधन 1860 में हो गया। लेकिन इसको ईस्वी में देखेंगे तो 1803 में हो गया। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित्व पढ़ा। यानी कि लगातार पद्माकर क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ही महाराज जगत सिंह इस दुनिया को छोड़ गए, उसके बाद पद्माकर भी उस जगह को छोड़कर ग्वालियर चले आए और वहां पर महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और वहां पर एक कवित्व पढ़ा। उसको हमें ध्यान में रखना है कि ये कवित्व कौन सा था। मीनागढ़ बंबई समुंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाऊंगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूं को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाऊंगो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबों, सज दल पकड़ी फिरंगनी दबाऊंगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूं को झपट करी, कबहू के लगता कलकत्ता को उड़ाएंगो। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है कि पद्माकर की है। और ये कब इस पंक्ति को पढ़ा था उन्होंने, जब वो दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए थे। तो कहीं ना कहीं उस जमाने में आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों, फिरंगनी शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो अंग्रेजों के गुलाम हम हो ही गए थे लगभग धीरे धीरे। तो उस समय की स्थिति को इन्होंने किया हुआ है। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर पंक्तियों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, तो वक्त की पाबंदी है, कमी है, बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और आप लोग चाहेंगे तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन भी कवियों के संदर्भ में पंक्तियां लिखी हुई हैं, उन पर एक अलग से वीडियो हम बना सकते हैं। तो सिंधिया के दरबार में गए, वहां पर इन्होंने एक कवित्व पढ़ा। ध्यान में रखना है जो छंद है वो क्या है, कवित्व है। तो छंदों पर हमने विस्तार से बात किया हुआ है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। सिंधिया के दरबार में इनका अच्छा मान हुआ। इसके पहले आप देखें एक और राजा थे, उनके भी दरबार में इनका अच्छा मान हुआ, जो उदयपुर के थे, यहाँ पर भी थे। इसका मतलब है कि पद्माकर में कोई न कोई ऐसा गुण जरूर था कि हर राजा इनसे प्रभावित होते थे और कुछ वक्त तक अपने दरबार में जगह देते थे। कहते हैं कि वहां सरदार उदा जी के अनुरोध से उन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। अब यहाँ पर देखिए, हितोपदेश संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका अनुवाद किया था पद्माकर ने। सवाल अब ये नहीं पूछेगा कि भाषा अनुवाद हितोपदेश का किसने किया था, बल्कि सवाल अब पूछा जाएगा कि किसके अनुरोध पर किया था। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है कि सिंधिया के दरबार में एक सरदार थे जिनका नाम है उदा जी। उदा जी के अनुरोध पर इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहां से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जगहों को भी आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर गए, जयपुर गए, ग्वालियर गए, बूंदी गए, इसके बाद बांदा में आ गए। तो जितने भी जगहों का नाम यहाँ पर है पद्माकर से संबंधित, पूछा जा सकता है कि कौन सा जगह या फिर कौन सा स्थान
पद्माकर से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो इनको नोट करते जाइए, जैसे जैसे आप लेक्चर को देख रहे हैं नोट करते जाइए। आगे है कि आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे, यानी कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, पद्माकर का जीवन बहुत सुखी टाइप का नहीं था। जिस हिसाब से मैं इसको पढ़ रहा था तो रोगग्रस्त रहा करते थे, मतलब इनको बीमारी कोई न कोई लगी रहती थी। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। यानी जब ये बीमार चल रहे थे तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रबोध पचासा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जब पद्माकर रुग्णावस्था में थे या फिर रोगग्रस्त थे या फिर अस्वस्थ थे तो कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो इसका नाम है प्रबोध पचासा। और इस ग्रंथ में कौन सा रस है, भक्ति रस है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अक्सर जब व्यक्ति बीमार होता है, संकट के दौर में होता है, तो वो भक्ति के शरण में जाता है। आपने भक्ति का उदय क्यों हुआ था इसके संदर्भ में बात सुनी होगी कि जब व्यक्ति या फिर मनुष्य अपने पौरुष से हताश और निराश हो जाता है तो ईश्वर के शरण में जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। इसके पहले आपने देखा कि जब ये यंग थे और कविताएं लिखा करते थे तो हर राजा के दरबार में रहते थे, लेकिन जैसे इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो ये फिर प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ लिखकर भक्ति रस यानी कि ईश्वर के प्रति उनसे कामना करना शुरू किए कि मैं ठीक रहूं। लेकिन फिर क्या हुआ, अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले गए। यानी कि कानपुर को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन सा कवि अपने अंतिम समय में कानपुर निवास किया गंगा तट पर, तो वो पद्माकर जी हैं। और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। यानी कि इनको लग रहा था कि जल्दी से हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, तो ये मोक्ष की प्राप्ति है तो एक तरीके से देखा जाए तो कानपुर चले गए, लेकिन वहां 7 वर्ष तक ये पूरे रहे। वहीं पर इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है गंगा लहरी। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। और कब है, जब उनको लग रहा था कि अंतिम समय निकट आ गया है, तो कानपुर रहते हुए उन्होंने गंगा लहरी लिखा है। तो अब तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि गंगा लहरी किस नदी के किनारे लिखा था, बल्कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा लहरी किस जगह पर लिखा था। तो कानपुर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लगभग 7 वर्ष तक वहां पर रहे थे। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है, राम रसायन। इस ग्रंथ को भी ध्यान में रखना है। यह भी ग्रंथ अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 1-2 परीक्षाओं में आ चुका है कि राम रसायन किसकी रचना है। तो किसकी है, यह रचना है पद्माकर की। और इसका जो आधार है वाल्मीकि रामायण है, इसका आधार है। दोहे चौपाइयों में इसको लिखा गया है। लेकिन आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई, संभव है वह इनका न हो। लेकिन इसको राम रसायन को भी पद्माकर से ही जोड़कर देखा जाता है। इसकी प्रामाणिकता पर आचार्य शुक्ल को भी संदेह है। आगे लिखते हैं कि मतिराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। यहां पर देखिए तुलना की गई है मतिराम से पद्माकर की। जब हम मतिराम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर पद्माकर को भी शुक्ल जी ने याद किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी याद होगा। तो मतिराम के रसराज की तुलना जगत विनोद से की जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएचडी का टॉपिक यहाँ पर कुछ कुछ बन रहा है, चाहे तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जगत विनोद में कौन सा रस, ये कैसा है, रस ग्रंथ एक तरीके से। जैसे बहुत रचनाएं पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है, तो ये क्या है, रस ग्रंथ है। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। यानी कि इनकी पंक्तियां लोग हमेशा गाया करते थे। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। अंत में उन्होंने बता दिया कि क्यों कंठहार रहा है। कारण है कि यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। यहाँ पर देखिए पद्माकर की काव्य शैली का मूल्यांकन करते हुए किस हिसाब से शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और
हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। यानी पाठक को लगता है कि जो भी वर्णन हो रहा है उनके सामने हो रहा है, एकदम उनके सामने ही घटना प्रतीत हो रही है। आगे लिखते हैं कि ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। अब बैक टू बैक दूसरा ऐसा कथन आपने देखा जिसमें आचार्य शुक्ल पद्माकर के बारे में लिखते हुए बिहारी को छोड़कर शब्द का प्रयोग किए हैं। आप मेरे संकेत को समझ गए होंगे। ऊपर भी इसी तरीके का वाक्य आया था और यहां पर भी आया हुआ है। लिखते हैं, ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। मान लीजिए ये कथन आ जाएगा कि किसका है, तो तुरंत आप बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल का मानना था कि कल्पना और वाणी के साथ भावुकता का संयोग हो तभी वो काव्य क्या होता है, उत्कृष्ट माना जाता है। आगे और लिखते हैं कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। ये देखिए कोटेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसमें एक से अधिक रस पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए शांत रस की बात की गई है, वीर रस की बात की गई और श्रृंगार रस की बात की गई। ये सवाल पूछा जाता है कि श्रृंगार, वीर और शांत रस रीतिकाल के किस कवि के कविता में पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से इन तीनों के लिए कौन सा कवि फेमस रहा है, तो हो गए पद्माकर। ठीक है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो ये सवाल आया होगा और आप याद करके बैठे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर को सुनते हुए आपने देख लिया कि इसका कारण क्या है, सवाल कहाँ से बनते हैं। ये चीज जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जितने भी इसको तो मैंने बड़ा करके यहाँ पर टाइप किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो तोड़ तोड़ कर भी यहाँ से कोटेशन याद कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि पद्माकर की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसी में से 4 विकल्प बना देगा और एक विकल्प उसमें गलत रहेगा, तो आपको इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैच करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि सारांश यह है, क्योंकि मैंने बताया था कि शुक्ल जी की एक खास विशेषता है कि उनको लगता है कि ऊपर हमने लग रहा है कि कोई कठिन बात कह दी है और हमारे अगर कोई सरल पाठक हैं, कम समझने वाले पाठक हैं, तो कहीं गड़बड़ा न जाए, तो इसलिए वो बोल देते हैं कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। यानी कि एक बड़ा कवि तभी होगा जब उसकी भाषा में अनेक रूपता होगी। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अचानक आप देख रहे हैं कि पद्माकर की बात करते करते, क्योंकि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही प्रिय कवियों में से एक रहे हैं, तो कई बार अन्य कवियों का मूल्यांकन करते वक्त तुलसीदास को प्रतिमान के तौर पर देखते हैं कि अनेक रूपता अगर पाई जाती है तो तुलसीदास में और नहीं तो पद्माकर में। ठीक है, आगे लिखते हैं कि अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है, पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। शुक्ल जी की एक खास विशेषता है, कवियों की बड़ाई करते हुए फिर किसी न किसी एक कमजोरी को पकड़ लेते हैं। लिखते हैं कि अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है, पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। यानी कि पद्माकर अगर अनुप्रास का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका खास कारण क्या है, शब्द चमत्कार करने के लिए। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पदों में पाई जाती है। ये शब्द आप देख रहे हैं, वर्णनात्मक का अंग्रेजी शुक्ल जी ने खुद लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, यानी शुक्ल इत्यादि जो आलोचक थे उनको लगभग कई विषयों की जानकारी थी। वो इतिहास की भी जानकारी रखते थे, संस्कृत की भी जानकारी रखते थे, साथ में अंग्रेजी का भी जानकारी रखते थे। आचार्य शुक्ल जैसे ही कवि
कविराज शिरोमणि को खोज सकते थे। ठीक है, क्योंकि पद्माकर पर बातचीत करते करते अचानक उनके पिताजी के ऊपर भी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, और यहीं पर किताब लिखने वाले कई बार फंस जाते हैं। हमने पद्माकर पर वीडियो तैयार करते वक्त जब पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर वाक्य विन्यास को लेकर लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक से अधिक बार पढ़ा और फिर कुछ मित्रवत भाषा विशेषज्ञ लोग हैं, हिंदी साहित्य के ही विशेषज्ञ हैं, उनसे फिर मैंने इसको कंफर्म करवाया, क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जब बातें रखनी पड़ती हैं तो इन प्रामाणिकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी एक से अधिक बार उसको पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो शुक्ल जी को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। पद्माकर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अनुप्रास का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया शब्द चमत्कार के लिए, लेकिन अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पदों में पाई जाती है, जहां मधुर कल्पना के बीच सुंदर सुकोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहां की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहां अनुप्रास भी है तो बहुत संयत रूप में है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। ये चमत्कृत कर देने वाला कथन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन किसके संदर्भ में है, कि भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे, यानी कि बिहारी इत्यादि की तरह नहीं थे, उनसे थोड़ा सा बेहतर कल्पना का इन्होंने प्रयोग किया है। और अंत में शुक्ल जी इनके ऊपर काफी प्रसन्न होते हैं और लिखते हैं कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। एक बार फिर से आपको केशव दास को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिद्ध कर दिया कि केशव में कभी हृदय तो है ही नहीं, उनके पास हृदय ही था ही नहीं। साथ में मतिराम की जब चर्चा इन्होंने किया है तो लिखा है कि ये सच्चे हृदय के कवि थे। यहाँ पर उसी तरीके से मिलती जुलती बातें लिख रहे हैं पद्माकर के संदर्भ में भी, कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये कथन किसके बारे में और किसने कहा है आप सभी समझ गए होंगे। आखिर में शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। यानी कि पद्माकर की कविताओं में लाक्षणिकता, यानी कि आप देख रहे हैं कि अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो जो लक्षणा है यानी लाक्षणिकता है पद्माकर की एक भारी विशेषता रही है, और इसी कारण सुनने वालों का हृदय आपसे आप हामी भरता है, यानी स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का यह प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।